हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड, और हमारा एक्ट है यानी जिसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं ज्यूरिस। और ज्यूरिस है सेकंड, यानी जिसे हम विधि शास्त्र द्वितीय भी कह सकते हैं। हमारा ये प्रश्न है, न्याय प्रशासन क्या है। अब से पहले हम अपने YouTube चैनल पर एलएलबी सेकंड सेम के प्लेलिस्ट में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हो। अब है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्याय प्रशासन। हमारे देश में न्याय व्यवस्था कैसी है, या हमें न्याय किस आधार पर करना चाहिए, किस प्रकार का न्याय देना चाहिए, किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए, या किस प्रकार की सज़ा मुजरिम के लिए सफिशिएंट होती है। इस चीज़ों पे चर्चा करेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे। हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस और हमारे लॉ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये बात आप लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पूछा जाता है, और ये नॉलेज बेस भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। इस बात को ध्यान रखना। यह नहीं है कि ये हमारे एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, ये हमारे नॉलेज बेस से भी रिलेटेड है। अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी तो यह सवाल, यह क्वेश्चन हमें ताउम्र जब तक हम लॉ फील्ड में रहेंगे हमें परेशान करता रहेगा, और ये हमारे लिए एक पहेली बन के रह जाएगा। हालांकि इस तरह के मोड हमारी लाइफ में काफ़ी बार आएंगे इसे पढ़ने के, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा जब एक्सप्लेन कर लेंगे तो ये हमें आगे जाके परेशान नहीं करेगा, और हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि न्याय प्रशासन क्या कहता है, न्याय किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का दिया जा सकता है, कौन सा न्याय उचित है, कौन सा अनुचित है। इस प्रकार की सारी नॉलेज इस वाले क्वेश्चन से हमें मिल जाएंगी। देखते हैं, ये है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम है सेकंड, और जिसका कोड है 2001 या 201 भी बोल देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन को बड़े ही आराम से प्यार से समझाएंगे, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे हमारी जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आपके रिलेटेड सिलेबस से संबंधित आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और अपनी तैयारी आप जस्ट कर पाओगे ना। और आप इस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लेके आओगे, यह मेरा मानना है, और ये मैं दावा करता हूँ। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उनकी प्रिपरेशन करो, नॉलेज बेस भी आपके अच्छे रहेंगे, और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट है। दूसरी बात, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एक दो बार सुनो, पढ़ो, और उसके बाद आप राइटिंग मोड पे चले जाओ। आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, ठीक है। जो बच्चा राइटिंग मोड पे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करता है, क्वेश्चनों को लिख के देखता है, वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले बच्चों में से एक होते हैं, स्टूडेंटों में से एक होते हैं। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। कॉपी पेन ले लो अपने पास, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो उनको नोट कर लेना, बाद में इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। प्रश्न है हमारा, न्याय प्रशासन क्या है, इसके प्रकार बताइए। सिविल एवं आपराधिक न्याय का अंतर स्पष्ट कीजिए। विभिन्न दंडों की विवेचना कीजिए। यह है पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा, यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दंड के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दंड के पक्ष या विपक्ष में बताइए। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये अथवा में मतलब ऐसे या तो ये लिखा आ सकता है या ये लिखा आ सकता है। आप समझ जाना अच्छे से कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैंने वो क्वेश्चन यहाँ से कट कर दिया है, आगे भी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती। कम से कम ये वीडियो 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के आसपास चली जाती, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया है, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, क्विट करा है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी देंगे।
तो उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं ये क्या कहता है हमारे लिए। न्याय प्रशासन क्या है? हॉब्स के अनुसार, हॉब्स क्या थे? एक विधि शास्त्री थे। उन्होंने अपना मत दिया न्याय प्रशासन के क्षेत्र में कि न्याय प्रशासन क्या है। और देखते हैं कि हॉब्स ने न्याय प्रशासन में क्या कहा है, क्या उनकी मत रहे हैं, क्या उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं, उसको देखते हैं। हॉब्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कह रहे हैं जो मानव है, जो मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी समाज में रहने वाला एक व्यक्ति, जीव है। जो जीव यानी जो समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ ही चलता फिरता है। अकेले व्यक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है। कोई भी अकेले व्यक्ति की समाज में कल्पना नहीं कर सकता है कि अकेला व्यक्ति समाज को चला पाए, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला और समाज के साथ चलने वाला। वह अपने ही हित को पूरा करने की सोचता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति आज लालच से ग्रसित है। वो प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता रहता है कि हम अपने स्वार्थ को पूरा करें, हम अपने कार्यों को पूरा करें, मेरा ही मेरा हो, किसी और का ना हो। इसी प्रकार की जब ये संभावनाएं ज्यादा बनती हैं तब होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने ही हित को पूरा करने की सोचता रहता है, जिसके कारण समाज में पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है मेरा काम हो, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं, मैं ही सबसे ज्यादा कार्य करूंगा, किस क्षेत्र में? अपनी भलाई के क्षेत्र में। और उन लोगों में आपस में क्या होने लगता है, जब वो आपस में किसी का विरोध करते हैं तो उनमें संघर्ष उत्पन्न होने लग जाता है, स्वार्थ के चलते हुए। यदि इस संघर्ष को किसी सत्यता का भय छुपाकर नियंत्रित नहीं किया जाता तो उस समाज में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर समाज में कि दो लोगों में, दो समुदाय में, दो राज्यों में, या किसी भी प्रकार से किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में न्याय की अव्यवस्था है और उसकी सत्यता को नहीं देखा जा रहा है और उस पर नियंत्रण नहीं करा जा रहा है, अनियंत्रित रूप से वहाँ पे कानून चल रहा है, व्यवस्था भंग हो रही है, उन पर नियंत्रण नहीं करा जाता है, तो वहाँ की युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी और समाज में क्रूरता फैल जाएगी। लोग आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, एक समाज का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी बात पर जोर दिया गया है, यदि इस संघर्ष को किसी सत्यता का भय छुपाकर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो उस समाज में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनियंत्रित समाज में तनाव जीवन दुर्भर, क्षणिक और दयनीय हो जाता है। जब अनियंत्रित हो जाएगा, आप बताओ किसी भी समाज में जब संघर्ष दो पक्षों में, दो लोगों में होने लगता है, तब क्या वहां पे हमारा जीवन जो है सुख में होगा? क्या दुर्भर हो जाएगा, दुख में होगा और कष्टदायक बीतेगा, है ना। तनाव में रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अनियंत्रित समाज में तनाव मतलब जो नियंत्रण ही नहीं है, किसी पर कोई कानून ही लागू नहीं हो रहा है, कोई अपनी मन मर्जी का मालिक हो रहा है ना। तो अनियंत्रित समाज में तनाव जीवन दूभर, क्षणिक और दयनीय हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि कानून द्वारा न्याय प्रशासन किया जाए। यहाँ पर इस बात पर, इस सभी बात का यह हॉब्स ने अपने मत में ये कहा है कि अगर समाज में कोई रूल, कोई नियम कायदा कानून नहीं है और समाज को छुट्टा छोड़ दिया जाए कि आप अपने तरीके से चलो और अपने तरीके से कार्य करो, तो समाज में क्या होगा? सभी लोग अपना स्वार्थ देखेंगे, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। जिधर जिसका जाने का मन है वो उधर जाएगा, जो उसका करने का मन है वो करेगा। कोई कहेगा भाई मैं तो लकड़ी का व्यापार करूंगा, वो दुनिया भर के पेड़ों को काट रहा है, चाहे उससे पर्यावरण प्रदूषण हो, वो पानी रास्ते पे फैला रहा है, चाहे किसी का रास्ता बाधित हो, यानी समाज में ऐसी क्रूतियां कर रहा है जिससे समाज में हानि और परेशानी पैदा हो। तो यानी जिस समाज में, जिस नगर में, जिस राज्य में कानून नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, तनावग्रसित होगा, वहाँ पे युद्ध होने लगेंगे, लोग आपस में मरने कटने लगेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे समाज में नियम का, न्याय का बहुत ज़्यादा महत्व है। न्याय प्रशासन, कानून द्वारा न्याय प्रशासन किया जाए, मतलब कानून हो, न्याय द्वारा उस पर प्रशासन किया जाए, मतलब उस कानून द्वारा उसको सुव्यवस्थित करा जाए।
कहने का मतलब ये था कि समाज को एक कानून की आवश्यकता है और कानून के आधार पर उस समाज को चलाया जाए। वास्तव में न्याय प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आदिम काल का व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी पर दूर पड़ने, ये यहाँ पे टूट है, सॉरी, किसी पर टूट पड़ने और हिंसात्मक रूप से अपनी सहायता खुद कर लेने की प्रवृत्ति का विरोध किया जाता है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक है कि आदिम काल के लोग थे, कोई आदिम काल का लोग है, यानी कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है, उसके चलते हुए हम लोगों से लड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और खुद ही अपना न्याय करने की सोच रहे हैं। हम अपने दम पर ही सब कुछ कर लेंगे, हमें न किसी न्याय की जरूरत है न किसी व्यवस्था की। तो ऐसे समाज का जीवन बहुत ज्यादा दुर्भर हो जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, इस साधन को आधुनिक युग में सभी सभ्य समाजों ने अपना लिया है। अब आदिम काल की तरह कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं होगा। मतलब पहले क्या था, आदिम काल का मतलब ये कह रहे हैं कि जब पहले कोई समाज था जिसके अपने कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, जब आदिम काल थे, आदि मानव होते थे, अपना कानून उनका ना तो कोई खाने का कानून था, ना पीने का, ना रहने का, नहीं कोई व्यवस्थाएं थी। वो बस खाते थे, लड़ते मरते रहते थे, जीते रहते थे, जानवरों की तरह जीवन था। तो अब ये कह रहे हैं कि आदिम काल की तरह नहीं, अब जो व्यवस्था चल रही है वो कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से चल रही है और यही व्यवस्था होनी चाहिए। इस साधन को आधुनिक युग में सभी सभ्य समाजों ने अपना लिया है। अब आदिम काल की तरह कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में स्वयं निर्णायक नहीं होगा। ये नहीं है कि किसी ने किसी से लड़ाई करी या किसी ने किसी को मारा तो वो अपना निर्णय अपने आप ही कर लेगा। भाई पुलिस है, हमारे न्यायालय हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका न्याय होगा। पंचायत हैं, पंचायत घर होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनके द्वारा भी फैसला हो सकता है। ये नहीं कि खुद ही अपना जज और खुद ही वकील अपने आप ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं, ये चीज़ें अब नहीं है। ये तो एक जानवर वाली प्रवृत्ति हो गई है, नहीं, ऐसी चीज़ों को समाप्त करा गया है। अब आदिम काल की तरह कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में स्वयं निर्णायक नहीं होगा और न ही किसी व्यक्ति को अब अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके दोषी व्यक्ति से क्षति प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर दिया हो, उसके लिए न्यायालय बैठा है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जज हैं, वकील हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था है, ग्राम पंचायत हैं, प्रधान हैं। ये सभी लोग क्या हैं, हमारी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हैं। सबसे पहले अगर कोई वारदात होती है, गांव में होती है, शहर में होती है, तो वहाँ पे पहले पंचायत होती है। पंचायत के द्वारा भी अगर वो फैसला नहीं होता है तो वो पुलिस थाने में जाता है। पुलिस थाने में भी पहले रिपोर्ट को लिखकर वहाँ पे फैसले कराने की कोशिश की जाती है, उनके मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद भी अगर ज़्यादा ही गंभीर मामला है तो फिर वो न्यायालय में जाता है, न्यायालय जज वहां पे अपना निर्णय देते हैं। यह नहीं है कि कितना ही गंभीर अपराध क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता है, अपने द्वारा किसी पर क्षति नहीं पहुंचाएगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी क्षति क्यों ना हो गई हो, वो अपना बदला नहीं लेगा, कानून के द्वारा ही वो चलेगा। सपोज करो आपको किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया, तो आप बदले में उसे चाकू नहीं मार सकते हो। आपके अगर चाकू लगाए तो आप पुलिस के पास जाओ, प्रधान के पास जाओ, पंचायत घर जाओ, न्यायालय कोर्ट में जाइए, वो आपका फैसला करेंगे। आपको यह अधिकार नहीं है कि आपको किसी ने चाकू मारा है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप उसका न्याय खुद ही करें, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद जब कोई वारदात होती है, कोई मारपीट होती है, कोई ये हमारे जो मामले होते हैं भूमि से देखो, जब भी कभी लड़ाई होगी दो तीन चीज़ों पे होती है। भूमि के ऊपर होगी, स्त्री के ऊपर होगी या धन के ऊपर होगी, मान सम्मान के ऊपर। ये ही लड़ाई की जड़ हैं, इन्हीं के आधार पर ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। जो हमारे सिविल मामले हैं, जो भूमि से संबंधित हैं, वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। जो फौजदारी से, मारपीट से ये रिलेटेड होते हैं, वो फौजदारी मामले में, दीवानी मामले में जाते हैं। तो इस प्रकार दो न्यायालय बनाए गए हैं, तो उनको हम देखते हैं।
न्याय प्रशासन के प्रकार। न्याय हमारा किस प्रकार से होगा? सिविल, अभी मैंने बताया था, एक तो सिविल होता है, एक आपराधिक होता है। सिविल होता है जिसमें जमीन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमें अपने, जैसे किसी ने आपकी जमीन को कब्जा लिया है, आप उससे छुड़ाने के लिए अपने केस दायर कर रहे हो। आपकी जमीन को किसी ने हत्या लिया है, या आपके जमीन का कोई हिस्सा किसी ने अपनी जमीन में ले लिया है, किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, ऐसे मामले सिविल केस में जाएंगे और वहां पे क्षतिपूर्ति की मांग की जाएगी। देखो जी, मेरी भूमि थी, इन्होंने इसका दुरुपयोग करा है और मुझे उसकी क्षतिपूर्ति चाहिए। आपराधिक मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें मारपीट, लूट, डकैती, चोरी, ऐसे मामले होते हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं, आज अब मैं आपको बता दूं कि वो सिविल भी हो सकते हैं और आपराधिक, दोनों ही प्रकार के मामले हो सकते हैं। कुछ मामले होते हैं हमारे सिविल, जो भूमि से रिलेटेड होते हैं, जो क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं, और एक होते हैं फौजदारी मामले, या एक मामले होते हैं हमारे सिविल और फौजदारी, दोनों ही हो सकते हैं। तो इनके लिए अलग अलग कोर्ट होते हैं, अलग अलग जजेस होते हैं, वो अपनी अपनी आधार पर इनका न्याय देते हैं, न्याय करते हैं। चलते हैं, पहले हम अपने सिविल और फौजदारी को ही देखते हैं। सिविल और आपराधिक। सिविल और आपराधिक न्याय प्रशासन में अंतर। दीवानी न्याय प्रशासन, देखो सिविल को हम दीवानी भी बोल सकते हैं, सिविल को हम क्या बोल सकते हैं? दीवानी। ये है दीवानी न्याय प्रशासन और ये है आपराधिक न्याय प्रशासन। इसमें कार्रवाई क्षतिग्रस्त पक्ष द्वारा की जाती है, मतलब जिसको क्षति हुई है, जिसको हानि हुई है, उसके द्वारा क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई राज्य के द्वारा की जाती है। सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वहां पे जो सामने वाला व्यक्ति था उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो यहाँ पर राज्य द्वारा, यानी कानून द्वारा, मतलब राज्य व्यवस्था द्वारा ही उसे कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्वयं सबूत देकर वाद स्थापित किया जाता है। यहाँ पर क्या है, सिविल मामले जो होते हैं उनके लिए हमें खुद ही सबूत देने पड़ते हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को गवाही हेतु बुलाया जाता है, मतलब गवाही के लिए बुलाया जाता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, आप यहाँ पे आके बताइए। दीवानी मामलों में सीपीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हैं। देखो सीपीसी, सीआरपीसी, ये आपके सेकंड, 4th 5th सेम में जाके आएंगे आपके, और ये बाद की बातें हैं। और ये जो सिविल और क्रिमिनल जो हैं, दीवानी और आपराधिक जो मामले हैं, ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, अपने आप में बहुत बड़े लेसन हैं, अपने आप में एक पूरी किताब इनके ऊपर बनी हुई है, एक्ट इनके ऊपर बना हुआ है। तो ये अभी हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए मोटा मोटा समझ रहे हैं, और जब हम सेकंड आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो हम इसकी पूरी डीपली जानकारी लेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड और अपने तथ्यों को देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? दीवानी मामलों में सीपीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हैं। फौजदारी मामले में न्यायालय सीआरपीसी में वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हैं। देखो दीवानी मामले में कहां से लिए जाते हैं? सीपीसी से, और फौजदारी आपराधिक में सीआरपीसी से। मुख्य कार्रवाई में हर्जाना मुख्य होता है, मतलब मैंने अभी क्या बताया था, जो दीवानी जो मामले होते हैं वो ज्यादातर हर्जाने के होते हैं, कि जी इन्होंने मेरी भूमि को जब्त करा, मुझे उसका हर्जाना चाहिए, इन्होंने मेरे संपत्ति पे कब्जा करा, उसे मुझे छुड़ाया जाए और उसका हर्जाना दिया जाए जब तक इन्होंने उसका उपयोग करा है, इस्तेमाल करा है। तो ये ज्यादातर हर्जाने से संबंधित होते हैं। मुख्य कार्रवाई में हर्जाना मुख्य होता है। अभी मैंने एक बताया था ना आपको, अपराधी को सजा देना मुख्य होता है। देखो फौजदारी मामले में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को चाकू मारा तो वो ये कह दे जी ला भाई मुझे तो 5,000 रुपये दे दो, और मुझे तो 5,000 रुपये की डिमांड करनी है, मेरे इसने चाकू मारा है। ऐसी बात तो ग्राम पंचायतों में फैसले हो जाते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, क्षतिपूर्ति के लिए आपको कुछ पैसे दिलवा देते हैं, आपका इलाज करा देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे मामलों में जो पीड़ित पक्ष होता है वो ये कहता है कि जिसने मेरे संग अपराध करा है हम उसे सजा दिल पाएंगे, हमें क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सजा। और कानून भी ये कहता है कि आपको क्षतिपूर्ति के लिए पैसा नहीं देना है, आपको सजा दी जाएगी। तो अपराधी को सजा देना मुख्य होता है, यहाँ पे सजा की मांग की जाती है।
दीवानी मामलों में बाद दीवानी न्यायालय में दिया जाता है। देखो, दीवानी मामले जो हमारे सिविल मामले होते हैं, जमीन से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी और एग्जाम का टाइम है हमारा। तो दीवानी मामलों में बाद दीवानी न्यायालय में दिया जाता है। आपराधिक मामलों में यानी फौजदारी मामलों में बाद फौजदारी न्यायालय में दिया जाता है। दोनों के न्यायालय यानी दोनों के ही कोर्ट अलग अलग होते हैं, दोनों के जजेस अलग अलग होते हैं, दोनों के जजमेंट अलग अलग होते हैं। अपने आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी हमारी, जिस तरह की मांग थी, उसके अवेलेबल हम इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। सिविल और आपराधिक, ठीक है। आगे चलते हैं। आपराधिक न्याय के मुख्य उद्देश्य। जो आपराधिक न्याय है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आपराधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य राज्य में अराजकता और अवांछनीय तत्वों की रोकथाम करके समाज शांति व्यवस्था बनाए रखना है तथा अपराधी को दंड दिया जाता है। इसमें देखो, आपराधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो समाज में व्यक्ति अराजकता फैला रहा है, जो दंगे कर रहा है, जो समाज में क्रूरता फैला रहा है, जो समाज को शांति भंग कर रहा है, अशांति फैला रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ो और उनको सजा दिलवाने का कार्य यही है। हमें क्या करना है? ऐसे लोगों को के खिलाफ केस करो और उनको सजा दिलवाओ। बस इसमें इतनी सी चीजें हैं। ज्यादा हम इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमारे जब कोई व्यक्ति किसी के संग गैर कानूनी तरीके से कोई कृत्य करता है या उसे कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए। ये सब चीजें हैं। एक बार और देख लो अपने शब्दों में। आपराधिक न्याय का मुख्य उद्देश्य राज्य में अराजकता और अवांछनीय तत्वों की रोकथाम, समाज शांति व्यवस्था बनाए रखना है तथा अपराधी को दंड दिया जाता है। मतलब ऐसे रोकथाम करना है जैसे कोई अपराध ना हो और अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा दी जाए। आगे चलते हैं। सामंड के अनुसार दंड के 4 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। देखो, जो दंड दिया जाता है, दंड के 4 सिद्धांत सबसे मुख्य हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं जो सामंड ने जो 4 सिद्धांत जो हमारे दंड के लिए यानी सजा के लिए जो हमारे 4 सिद्धांत दिए हैं उनमें से क्या है। देखो, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा या अपराध को कम करने के लिए, अपराध को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमें कौन सा क्या उपाय करने चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें इनमें बताई गई हैं। आपको पहले बता दिया है कि मतलब अपराध को कैसे कम करा जाए, अपराध पर कैसे रोकथाम करी जाए, उसके बारे में ये जो हमारे सिद्धांत हैं ये हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हम अपराधों को कैसे कम कर सकते हैं या किसी अपराधी को हम किस प्रकार की सजा दे सकते हैं, अपराधी को किस प्रकार की सजा दे सकते हैं। चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर का आता है वो आता है निवारणार्थ। क्या है? निवारणार्थ। निवारणार्थ इसमें किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता है। देखो, एक बात ध्यान रख लेना, आप इस वाले क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये जो 4 सिद्धांत हैं आपकी नींव हैं, आपके लॉ की क्या है? नींव। अगर आपने इनको कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप ये मानो आप बहुत कुछ समझ जाओगे अपने लॉ में। इसी के ऊपर सारा गेम होगा आपकी लाइफ के अंदर, ध्यान रख लेना। निवारणार्थ इसमें किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके अपराध के लिए उसे बहुत ज्यादा कठोर दंड दिया जाता है, जिसमें कोड़े लगाना। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे, या फांसी दी जा सकती है, फांसी देना या अंग काट देना। यानी किसी व्यक्ति का किसी ने कोई अपराध करा है तो सजा के तौर पर उसे क्या सजा मिली कि उसके अंग को काट दिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए।
जिंदा दीवार में चिनवा देना, जिंदा जला देना, गर्म पानी में डाल देना, गर्म खौलते तेल में डाल देना, व्यक्ति के शरीर से खाल उतारना, भूखा प्यासा रखना, जिंदा गाड़ देना इत्यादि शामिल होते थे। अब इसमें देखो, हमें सोचकर और पढ़कर ही हमारी जो रूह है वो कांप जाती है कि ऐसे ऐसे जो सजा पहले दी जाती थी कि व्यक्ति को जिंदा दीवार में चिनवा दिए थे, खौलते हुए तेल में उसे डाल देते थे, पका देते थे, आदमी को भून देते थे जैसे मुर्गे को भून देते हैं, जिंदे इंसान को खाल उतारना, जिंदा जमीन में गाड़ देना, कुत्तों से कटवाना, इस प्रकार की सजाएं दी जाती थी जिन्हें सोचकर ही व्यक्ति की रूह कांप जाती थी, जिससे अपराधी को दिए दंड से लोगों में अपराध न करने के लिए भय उत्पन्न हो जाए, जिससे अपराध में कमी हो। ऐसे अपराध के लिए मतलब अपराधी को ऐसे दंड इसलिए दिए जाते थे कि उस अपराधी के अपराध को देखकर और उसने जो अपराध करा है उसकी सजा को देखकर, अपराधी के अपराध के लिए जो सजा दी जा रही है उसको देखकर लोग आगे ऐसा कार्य ना करें। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति के सामने जिंदा जलाएं कि भाई इसने कोई अपराध करा है और इसे सजा में हम इसे जिंदा जला रहे हैं, तो जो उसे आसपास के लोग जो देख रहे हैं उसे देखकर तो उनकी रूह कांप जाएंगी। वो उस प्रकार का अपराध तो कभी करेंगे ही नहीं कि यार इसको जिंदा जला दिया, इसे उबलते हुए तेल में डाल दिया, उबलते हुए पानी में डाल दिया, भाई हम तो ऐसा अपराध कभी करेंगे नहीं। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए इतनी क्रूर सजा दी जाती थी। लेकिन ऐसा करना मात्र एक अपराध की सजा में ज्यादा कठोरता से पीड़ित करना, इसके बावजूद कोई अपराध में कमी नहीं होती, नहीं हुई ना होगी। मतलब यहाँ पर देखो एक आलोचना दे दी गई है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तियों को इतनी कठोर सजा दी जाती थी कि आदमी जो उनको देखते थे सुनते थे उनकी रूह कांप जाती थी। घोड़े से कुचलवा देना, हाथी से कुचलवा देना, खाल उतरवा देना, उबलते हुए पानी में तेल में डलवा देना, जिंदा दीवार में चिनवा देना, भून देना, खाल उतरवा देना, अंग काट देना या उसे बीच में से चीर देना, मानव को फांसी दे देना, भूखा प्यासा तड़पा के मार देना, इस प्रकार की उसे सजा दी जाती थी जिससे कि समाज में ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो। लेकिन होता क्या है कि इतने क्रूरता के साथ भी व्यक्तियों को सजा देने के बाद भी अपराधों में कमी नहीं हुई। तो यहां पर कहा गया है कि हमें ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, जो अपराधी है हम उसकी अपराध के लिए उसकी सजा को कठोर कर रहे हैं। हम अपराधी को जो सजा दे रहे हैं हम उस सजा में कठोरता कर रहे हैं, ना कि अपराध को हम रोक रहे हैं। अगर रुकने वाला होता तो देखो आज तक अगर किसी एक भी व्यक्ति को हम जिंदा जलाते हैं, जिंदा उबलते तेल में डालते हैं, तो समाज में मैं कह रहा हूं कि आजीवन ऐसे बंदी हो जाना चाहिए था ऐसे कार्य जो अब भी आ रहे हैं। अगर 375 जो हमारी है बलात्कार के लिए, अगर कोई एक व्यक्ति को हम जिंदा जला दें या फांसी लगा दें, और ऐसा हुआ भी है, फांसी भी लगी है, तो उसको देखने के बावजूद भी आज भी बलात्कार चल रहे हैं कि ऐसा करने से क्या समाज में ऐसे हो गए। तो इनका कहना है कि हमें इसके लिए अपराध की जो दंड है उसमें कठोरता कर रहे हैं, केवल अपराध को नहीं कम कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि महारानी एलिजाबेथ, मतलब ऐसी सजाएं इंग्लैंड में दी जाती थी कि इस प्रकार की हम सजा देंगे, लोग डरेंगे और उस डरने के बाद ऐसा अपराध कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन क्या होता था, जब महारानी एलिजाबेथ की सभा होती थी, वहां पर जब लोग एकत्रित होते थे, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था तो उसे सरेआम फांसी दे दी जाती थी, उसके अंग भंग कर दिए जाते थे, दीवार में चिनवा देते थे, उबलते तेल में डाल देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब महारानी एलिजाबेथ की सभा जुड़ती थी या वहां पे लोग एकत्रित होते थे, वहां पर ऐसे ही चोरी के प्रकरण सामने आते थे। कोई किसी का बटुआ मार लेता था, सामान गायब करने की ऐसी
उन्हीं के दरबार में, मतलब उन्हीं के जहाँ पे जो भीड़ क्राउड इकट्ठा होता था वहां पे ही ऐसी प्रकार की घटनाएं होती रहती थी। लोगों में अपराध को तो हम बढ़ा सकते हैं, वो सॉरी, अपराधी की जो अपराध की क्षम जो उसे दंड दिया जा रहा है अपराधी को, अपराध के लिए सजा तो को कठोर कर सकते हैं हम, लेकिन सजा जो अपराधी जो वहां पे जो अपने कार्य करते हैं उनको कम नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज समाज में मर्डर, बलात्कार ऐसी चीजें समाप्त हो गई होती। इसका एग्जाम्पल आलोचना ये है, हम सिर्फ अपराधी की जो सजा है उसको कठोर कर सकते हैं, अपराध को नहीं खत्म कर सकते हैं। निवारणार्थ में दूसरा है निरोधात्मक सिद्धांत। देखो, मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। दूसरा देखते हैं निरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराध को कम करना है। मतलब इस सिद्धांत का निरोधात्मक यानी रोकथाम, निरोध माने हो रहा है रोक होता है रोकना, निरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराध को कम करना है। जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या मृत्यु दंड दिया जाता है, जिससे अपराध पुनः ना हो सके, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। मतलब जब कोई अपराधी, देखो वो पहले प्रकार का अपराध था तो उसमें बहुत ही ज्यादा क्रूर प्रकार की निवारणार्थी, मतलब ऐसा निवारण करो कि जीवन में कोई अपराध हो ही नहीं, इस प्रकार के लिए ऐसी कठोर सजाएं दी जाती थी। अब जो दूसरे नंबर का जो सिद्धांत है निरोधात्मक यानी रोकथाम करो। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, उसे उस अपराध के लिए उसे सजा के तौर पर जेल में डाल दो, ये इन्होंने कहा है। उसे जेल में डाल दिया जाता है ताकि, या उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है ताकि उस सजा को देखकर कोई और व्यक्ति इस प्रकार का अपराध ना करे और अपराधियों में भय उत्पन्न हो जाए और अपराध की संख्या कम हो जाए। लेकिन यदि हम किसी को उसके अपराध के लिए जेल में डालते हैं तो वह अपराधी बाहर आकर पुनः अपराध करता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अपराधी हो चुकी होती है। इसलिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड सर्वोत्तम होता है। यदि कोई व्यक्ति यौनी संबंधी अपराध करता है तो उसको नपुंसक बना दिया जाता था। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, ये निरोधात्मक सिद्धांत, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जेल में डाल दो या उसे मृत्युदंड दे दो, इस प्रकार के अब सजा उसे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ये निकल के आ रही है कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए उसे जेल में डालते हैं तो जेल में जब व्यक्ति जाने के बाद क्या सोचता है कि अब तो मैं जेल में आ ही गया, अब तो मेरे नाम इन कैदियों में इस प्रकार से लिया जाएगा, इज्जत भरा नाम नहीं होगा मेरा, इज्जत मेरी नहीं होगी, अब तो मैं जेल की हवा खाई चुका हूं, अब तो मैं और ज्यादा अपराध करूंगा, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए यहाँ पे कहा गया है या तो उन्हें आजीवन कारावास दे दी जाए, अगर कोई अपराधी है या तो उसे आजीवन कारावास दे दी जाए या उसे मृत्युदंड दिया जाए। अगर अपराधी को 1-2 महीने जेल में रख के अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो अपराधी को मन में यह होता है कि मैं एक अपराध करूंगा, 2-3 महीने के लिए जेल में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, मैं तो इस प्रकार के अपराध कर सकता हूं। तो इस प्रकार के अपराधों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं इस प्रकार की सजा देकर। तो यहाँ पे कहा गया है कि यौनी संबंधी अगर कोई अपराध है तो उसमें मृत्युदंड दी जाए या नपुंसक कर दिया जाए, इस प्रकार का कार्य कर दिया जाए, या आजीवन सजा हो या मृत्युदंड होनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति जेल में जाएगा, वो सोचेगा 2-3 महीने 1 साल की बात है, मैं तो फिर दोबारा अपराध करूंगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये था निरोधात्मक सिद्धांत। अब जो है तीसरे नंबर का जो है, देखो पहले था निवारणार्थ, पहले सुन लो ध्यान से, पहले था निवारणार्थ यानी कि निवारण कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, जान से मार दो, ऐसी क्रूर मतलब क्रूरता से सजा दो कि सामने वाला व्यक्ति सोच कर ही कांप जाए, दोबारा अपराध करने की समाज में कोई सोचे नहीं। दूसरा था निरोधात्मक, मतलब ऐसी सजा दो कि दोबारा से वो अपराध करे ही नहीं, मतलब वो व्यक्ति दूसरा अपराध करने के लिए सक्षम ना हो। या तो उसे आजीवन दे दो या दूसरे नंबर पे उसे मृत्युदंड दो, या तीसरी एक सजा है उसका अंग भंग कर दो।
जिससे उसने अपराध करा है। इन 3 सजाओं को दिया है कि इससे अपराध अपने आप ही रुक जाएगा। अपराधी को आजीवन अगर हम कारावास कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो वो अपराधी तो कारावास में रहेगा, वो अपराधी नहीं करेगा। या उसे मार दिया जाए, या तीसरा है उसे अंगभंग कर दिया जाए। जैसे किसी ने किसी का हाथ काटा तो उसके हाथ को काट दो, खत्म। या उसका अंगभंग कर दिया जाए, जिससे आंख फोड़ दी जाए, पाम काट दिए जाएं, हाथ दोनों काट दिए जाएं। इस प्रकार की सजा दी जाए जिससे कि वो उसका ऐसे अपराध करने के लिए सक्षम ही ना हो। पहले में था कि ऐसा अपराध मतलब सजा दी जाए कि लोग भय में आके ऐसा अपराध ना करें, भय उत्पन्न हो जाए। दूसरा है रोकथाम हो जाए अपराधी की, बिल्कुल अपराध करे ही ना वो अपराधी, दूसरा अपराध करने के लिए सक्षम ही ना रह पाए, आजीवन कारावास, मृत्यु और अंगभंग। तीसरा है हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतीकात्मक सिद्धांत। प्रतीकात्मक, इसे देखते हैं। इस सिद्धांत द्वारा ऐसे दंड दिए जाते हैं जैसे अपराधी द्वारा अपराध किया जाता है। अपराधी जैसा अपराध करेगा उसे ऐसा ही दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी किसी के साथ अपराध करते हुए हाथ, पांव, नाक, गला काटता है, गाली गलौज, मारपीट करता है, तो उसको भी ऐसा अपराध दिया जाएगा, यानी जैसे को तैसा। यानी कि यहां पे जो प्रतीकात्मक जो है, यहां पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अंग भंग करता है, यानी वो जिस प्रकार का अपराध करता है उसको उसी प्रकार की सजा दे दी जाए। सपोज करो किसी ने किसी की आंख फोड़ दी, तो उसके बदले में जिसने आंख फोड़ी है उसकी भी आंख को फोड़ दिया जाए। अगर किसी ने किसी के चाकू मारा है तो उसके भी चाकू ही मारा जाए। अगर किसी ने किसी के संग मारपीट करी है तो भाई उसके भी संग मारपीट की जानी चाहिए। मतलब जैसे को तैसा, जिस प्रकार का उसने अपराध करा है जस्ट बिल्कुल सेम इक्वल उसी के साथ ऐसा अपराध होना चाहिए। तो उसमें सुधार होगा कि भाई मैं जैसा करूंगा मुझे उसी प्रकार की सजा दी जाएगी, और यह सजा बहुत ज्यादा दर्दनीय होगी। हम इस प्रकार के अपराध नहीं करेंगे। ये समाज में ऐसी जब ऐसी बातें होने लगेंगी, फैल जाएंगी बातें, तो अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो यहां पर है जैसे को तैसा, लेकिन यह अपराध को कम करने की दशा नहीं है। यहां पर आलोचना है। यह अपराध को डबल करता है, पूर्व अपराध को पुनः करने की सलाह देता है। इसलिए प्रतीकात्मक सिद्धांत अपराध कम नहीं डबल करती है। यहां पर इसकी आलोचना की गई है। मतलब इन्होंने अपने सुझाव दिए थे कि प्रतीकात्मक मतलब जैसे को तैसा। मतलब समाज में अगर किसी ने किसी के संग चलो बलात्कार करा और उसके बदले में क्या उसे बलात्कार करने की सजा दी जाएगी? बताइए। अगर किसी पुरुष ने किसी महिला के संग बलात्कार करा तो क्या उस महिला को ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम भी जाके अब उसके साथ बलात्कार करो? हमारी ये जो सजा है प्रतीकात्मक की ऐसे थोड़ी है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, एक व्यक्ति तो मर ही गया, एक तो खत्म हो गया, एक की तो मृत्यु हो गई, और उसमें क्या सजा दी गई कि अब तुम जाओ, तुम उसके घर वालों से बोला कि अब तुम जाके उसकी मृत्यु कर आओ। तो यहां पर देखो जिसने मर्डर करा था प्रथम व्यक्ति ने ए ने बी को मारा, भाई यहाँ पे ए ने बी को मारा, बी जो मर गया, मृत्यु हो गई। अब जो बी के परिजन हैं उन्होंने कोई भाई दूसरा हो सकता है, सी डी कोई भी हो सकता है, सी ने फिर ए को मार दिया। तो यहां पर अपराधी तो क्या ही हो गए ना, ये भी अपराधी बन गया, ये भी अपराधी बन गया। एक अपराधी का हमने नया जन्म कर दिया, एक को खत्म करा, दूसरा पैदा कर दिया। तो यहां पर यह सिद्धांत गलत था। मतलब हम अपराध को कम करना चाह रहे हैं, ना कि अपराध को बढ़ाना। एक तो हम उस समाज में उस प्रकार की घटना को एक बार देख चुके हैं, उन्हीं लोगों को उसी प्रकार की दूसरी घटना अगर हम दिखाएंगे तो समाज में और ज्यादा क्रूतियां फैलेंगी, और ज्यादा भय बनेगा। ऐसे प्रकार की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम एक अपराधी को कम करेंगे तो एक अपराधी को हम तैयार भी तो कर रहे हैं। एक कम हो रहा है तो एक तैयार भी तो हो रहा है। अब मानो किसी ने किसी का मर्डर करा है, अब हमने उसका तो मर्डर कर दिया, अब उसके परिजनों से या उसकी सजा के तौर पर कह रहे हैं कि आप इसका मर्डर कर दो। तो भाई यहाँ पे तो एक
नए व्यक्ति को जन्म दे रहे हैं ना हम, अपराधी को। एक किसी ने किसी की आंख फोड़ दी, हम कह रहे हैं तुम भी उसकी आंख फोड़ दो, भाई ये तो एक और अपराध करा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। आगे चलते हैं, सुधारात्मक जो अंतिम है, चौथा है, यानी फोर्थ नंबर का जो है सुधारात्मक। इस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी को उसके अपराध के बदले उसे सुधारात्मक कार्य किए जाने से है। अपराधी को सुधारात्मक सजा दी जानी चाहिए, जिससे अपराध की मात्रा कम हो जाती है। यहां पर क्या है, इन्होंने एक बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराध के बदले उसे ऐसा काम करा जाए, उसे सुधारात्मक, यानी किसी ने कोई अपराध करा, यानी अपराधी है, उसे जेल भेजो, लेकिन जेल में उसकी शिक्षा कराई जाए, उसे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उसे कोई कारोबार सिखाया जाए, इस प्रकार का कार्य कराया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात की जा रही है, अगर इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब कुछ एज के लिए लिमिट है, लेकिन यहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति को सुधारात्मक रूप में लेते हैं, तो हर व्यक्ति अपराध करेगा, उसे सजा नहीं लगेगी। अब सपोज करो किसी व्यक्ति ने मर्डर करा, मृत्यु कर दी और उसे जेल में भेजा, और जेल में उसे कारपेंटर बना के या कोई अच्छा सा इंजीनियर बना के भेज रहे हैं। भाई उसने क्या सोचा, भाई एक तो मैंने मर्डर करा है, ऊपर से मुझे एक नॉलेज और प्राप्त हो रही है, भाई अब तो मैं बाहर आके दूसरा मर्डर करूंगा और मैं दोबारा जाके जेल में सीख के आऊंगा। इस प्रकार से तो और ज्यादा अपराधों की में संख्या बढ़ेगी। एक ने किसी की आंख फोड़ी, उसे जेल में भेज दिया, और उसे क्या करा, वहां पे फोटोग्राफर बना के भेज दिया, भाई चलो फोटोग्राफर बन लो, कारपेंटर बन लो, एक बावर्ची बन लो, या तुम हलवाई की कार्य सिखा दिया उसे। तो उसने क्या सोचा, भाई मैं तो मर्डर करके आया, मैं तो किसी की आंख फोड़ के आया, मुझे तो यहाँ पे पढ़ाई और कार्य और सिखाया जा रहा है, भाई मुझे तो यहाँ पे कष्ट नहीं हो रहा, अगर ऐसे कार्य तो मैं दोबारा भी करूंगा, मैं तो यहाँ पे मजे से रह रहा हूँ। तो इस प्रकार के कार्य भी नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की सजा भी कोई इंपॉर्टेंट सजा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में, कुछ उम्र को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, और उसके अपराध को देखते हुए किस प्रकार का अपराध है, उसे के आधार पर सजा देनी चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। मतलब जिस व्यक्ति ने अपराध करा है उससे घृणा मत करो, घृणा करो अपराध से, जो अपराध हुआ है। डॉक्टर विनोद राव के अनुच्छेद के अनुसार, डॉक्टर विनोद राव के अनुसार न्यायाधीश की स्थिति एक डॉक्टर के समान है, उसको भी चिकित्सक की तरह बीमारी के कारणों की छानबीन करके रोग का उपचार करना चाहिए। यहाँ पर इनका जो डॉक्टर विनोद राव का जो कहना है वो ये कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसका हम चेकअप करवाते हैं, या हम उसके टेस्ट कराते हैं, खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, MIR, ये सारी चीज़ हम कराते हैं, एक्सरे वैक्सरे, जब हम उसको दवा देते हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर सही जांच पड़ताल के बाद ही दवा देता है, इसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोरोना है, क्या है, कैंसर है, लीवर में परेशानी, उस प्रकार जब उसकी जांच करने के बाद उसे दवा देता है, उसी प्रकार जज को क्या है, जज को भी किसी अपराधी के संग सजा जब ही देनी चाहिए जब उसकी सही से जांच पड़ताल, उसके सही प्रकार से जांच हो जाए। ये नहीं है किसी ने बोला जी इसने तो मेरा मर्डर कराया, इसने तो मेरा रेप कराया, अच्छा जी ऐसी बात है, चलो जी भाई इसे फांसी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल, गवाह सब ये होने चाहिए। जैसे डॉक्टर अपने मरीज की सारी रिपोर्टों को देखकर उसे दवा देता है, उसी प्रकार जज को उसके सारे सबूत और गवाहों को देखकर तभी सजा देनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है न्यायाधीश की स्थिति एक डॉक्टर के समान है, उसको भी चिकित्सक की तरह बीमारी के कारणों की छानबीन करके रोग का उपचार करना चाहिए। यहाँ पे निष्कर्ष, यानी इस पूरे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलता है। सामंत कहते हैं कि न्याय प्रशासन की दृष्टि से न तो केवल सुधारात्मक पद्धति उपयुक्त है, न ही निवारणात्मक पद्धति, बल्कि इन दोनों का उचित समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर जो है निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हम सजा देते हैं वो ना तो सुधारात्मक होनी चाहिए
और वो ना निवारणात्मक, यानी पूरा ही निवारण कर दिया हमने, न सुधारात्मक, बल्कि इन दोनों का उचित समन्वय। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जब व्यक्ति को जेल में डाला जाए वो थोड़ा सुधर जाए और थोड़ा लोगों में भय उत्पन्न हो जाए। क्या हो, एक तो अपराधी सुधर जाए, सुधरे जेल में जाके, और जो है लोगों में भय उत्पन्न हो जाए। थोड़ी कठोर हो सजा, सजा कैसी हो, कठोर हो, और थोड़ी ऐसी हो जो जेल में जब व्यक्ति जाए तो उसे थोड़ी सुधारने की कोशिश की जाए। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा टीवियों में, जब कोई कैदी होता जेल में तो उस पे काम कराया जाता है। आपने देखा होगा, वो खाना पीना वही बनाते हैं, वो काम भी करने जाते हैं, पहाड़ों को भी तोड़ते हैं, तो उनको काम करने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उनकी जो दिमाग में जो गलत फितूल होते हैं ना, उनको वॉश करा जाता है कि शायद ये सुधर जाए, है ना। तो इस प्रकार की उन्हें सजा दी जाए कि एक तो भय भय जैसी, और थोड़ी सुधारात्मक, इस प्रकार की सजा होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं प्रत्येक क्वेश्चन जब आपको कराता हूं तो मैं पिछले क्वेश्चनों में आपको एक बात बतानी भूल गया था। आप जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन करो, आप जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन करो, लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में आपको संक्षेप जरूर लिखना होता है। आप अगर संक्षेप लिख रहे हो तो आपका अगर क्वेश्चन 20 नंबर का है तो आपको अगर एग्जामिनर 12 नंबर दे रहा है तो आपको 4 नंबर वो अपनी तरफ से दे देगा, अगर आपका संक्षेप वहां पे लिखा हुआ है। तो संक्षेप में हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जिस प्रकार का ये संक्षेप है, सामंत कहते हैं कि न्याय प्रशासन की दृष्टि से न तो केवल सुधारात्मक पद्धति उपयुक्त है, न ही निवारणात्मक पद्धति, बल्कि इन दोनों का उचित समन्वय होना चाहिए। तो इस प्रकार का हम जब संक्षेप लिखेंगे तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और था कि भारत के लिए दंड का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है। भारत के लिए, भारत में, या ऐसे कह सकते हो भारत में दंड का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, भारत के लिए दंड का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है। इस वाले क्वेश्चन को मैं इसमें इसलिए नहीं करा रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और जो मैं चीजें कराऊंगा आपकी सभी मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना के लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इसी में अगर कराता हूं तो आपका जो है इतर वितर हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। और उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, और नोट्स बनाओ इनके प्रिपेयर तरीके से, और लिख लिख के ज़्यादा देखो, रिवीजन करो। आप परेशान न होइए, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।